हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ PT 365 अपडेटेड मटेरियल। तो हमने पॉलिटी ख़त्म कर लिया था। आई होप आप सब ने पॉलिटी का लेक्चर जो है वो देख लिया होगा। नाउ लेट्स कम टू इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट जो है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है इंडिया एंड पर्शियन गल्फ रीजन। तो आपको पता होगा पर्शियन गल्फ रीजन कहाँ पे लाई होता है। ये इधर साइड जो है हमारा जो एरिया है पर्शियन गल्फ, जो अरब कंट्रीज़ हैं हमारी सारी बॉर्डरिंग करती हैं पर्शियन गल्फ कंट्रीज़ को, पर्शियन गल्फ को। ठीक है, तो अभी क्यों ये न्यूज़ में है, तो इंडिया ने पहली बार, इंडियन एयरफोर्स जो है फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 जो है एक्सरसाइज हुई थी, जो कि एनुअल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जो कि कौन होस्ट करता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूएई होस्ट करती है, यूएई की जो एयरफोर्स है वो होस्ट करती है। तो इंडिया ने पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया का जो है मिलिट्री ट्राइज पर्शियन गल्फ रीजन जो है उनके अराउंड सराउंडिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये फैक्ट पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 जो है वो किन के बीच में है। तो पूरी जो अरब कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर आती है और यूएई उसको होस्ट करता है और इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। तो अबाउट पर्शियन गल्फ रीजन क्या है हम देख लेते हैं। पर्शियन गल्फ जो रीजन है उसको 8 कंट्रीज सराउंडिंग करती हैं। तो जैसे कि आप अगर एक क्या बोलते हैं, अगर आपको एक निमोनिक्स चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ QIKU, बोला सबको। ठीक है, तो Q मतलब कतर, I मतलब ईरान, I मतलब इराक एंड IKU, K मतलब कुवैत, U मतलब UAE, बहरीन, सऊदी अरब एंड ओमान। दीज आर द 8 कंट्रीज़ जो पर्शियन गल्फ़ को सराउंड करती हैं। और पर्शियन गल्फ़ जो है यहाँ पे देखिए, पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये दोनों को जोड़ता है। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से दो रीजन को कौन से गल्फ़ को जोड़ता है। तो पर्शियन गल्फ़ एंड गल्फ़ ऑफ ओमान, दीज टू गल्फ़्स को ये जोड़ता है। ठीक है, तो आई होप पर्शियन गल्फ़ के सराउंडिंग कंट्रीज़ अगर आपको यूपीएससी में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कतर, ठीक है, ईरान इराक एंड कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यूएई। दीज आर द 8 कंट्रीज़ जो सराउंड करती हैं पर्शियन गल्फ़ को। ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसको अलग करता है, पर्शियन गल्फ़ को, और गल्फ़ ऑफ ओमान को जोड़ता है, सॉरी अलग नहीं करता, जोड़ता है। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ़ जो है हमारा और उसके कोस्टल एरियाज़ जो हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है पेट्रोलियम का। आपको पता होगा जितना भी पेट्रोल आता है वो सब इन्हीं से आता है। 50% जो वर्ल्ड ऑयल रिजर्व्स है वो यहीं पर सिचुएटेड है। ठीक है, साफियाना ऑयल फील्ड जो है, आप ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, साफियाना ऑयल फील्ड जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड्स है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है। तो क्वेश्चन अगर आता है साफियाना ऑयल फील्ड कहाँ पे लोकेटेड है, तो पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है। ठीक है, पर्शियन गल्फ जो है बहुत सारे फिशिंग ग्राउंड्स भी हैं वहाँ पे, बहुत एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी है वहाँ पे, कोरल रीफ्स भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। बट इकोलॉजिकली ये डैमेज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऑयल स्पिल्स के कारण क्या होता है कि पानी में जब हम कोई भी कंटेनर ले जाते हैं तो उससे अगर ऑयल बह जाता है तो वो पूरा पर्शियन गल्फ रीजन को धीरे धीरे स्पॉइल कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ठीक है, पर्शियन गल्फ जो है वो बैटल फील्ड भी रहा 1980 टू 1988 ईरान इराक वॉर के टाइम पे, और 1991 गल्फ़ वॉर पे। इंडिया का हिस्टोरिकल कनेक्शन है पर्शियन गल्फ से। जैसे कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, तो उसका डिलमुल से रिलेटेड जो प्रेजेंट डे बहरीन है वहाँ पे ट्रेडिंग स्पॉट था, दोनों के बीच में ट्रेडिंग चलता था। इंडियन रुपी जो है वो लीगल टेंडर थी 1960 तक, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान एंड रूसियल स्टेट, जो कि नाउ यूएई है। और टुडे गल्फ़ जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का एक्सटेंडेड नेबरहुड का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्शियन गल्फ रीजन। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने बता दिया है। नाउ कम टू स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है पर्शियन गल्फ रीजन की। तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट जो अगर हम देखा जाए तो हम इसको 3 ईज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं, एनर्जी, इकोनॉमी एंड एक्सपेट्रेटिस। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिलेशन क्या है, तो इंडियन गल्फ ट्रेड जो है वो 19% है इंडिया का ग्लोबल ट्रेड, इंडियाज़ ग्लोबल ट्रेड का। यूएई एंड सऊदी अरेबिया जो है इंडिया के 3rd एंड 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, यूएई जो है टॉप 10 में आता है। ठीक है, और ट्रेड जो है वो किससे डोमिनेटेड है कि क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस इंडिया इंपोर्ट करती है, और इंडिया एक्सपोर्ट क्या करती है, फिनिश प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेलरी आइटम्स। ठीक है, जो भी हमारी अदर कंट्रीज़ हैं उनमें, जो भी हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनमें वो इसको एक्सपोर्ट करती है। इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडिया और इन कंट्रीज़ ने इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है, डेवलपमेंट में। ठीक है, इंडिया और गल्फ रीजन दोनों में। फॉर इंस्टेंस सऊदी अरेबिया एंड अबू धाबी एग्रीमेंट साइन किया है टू जॉइंटली डेवलप लार्जेस्ट रिफाइनरी, जो है हम कहाँ पे डेवलप करेंगे, रत्नगिरी इन महाराष्ट्र में डेवलप करेंगे। ठीक है, जो कि लार्जेस्ट रिफाइनरी होगी, किसकी हेल्प से, सऊदी अरेबिया एंड अबू धाबी।
ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी में आते हैं तो 53% जो है इंडिया का ऑयल इंपोर्ट्स है और 41% जो है गैस इंपोर्ट आता है इस रीजन से, इंडिया जो है इंपोर्ट करता है। रेमिटेंसेस जो है अराउंड 9 मिलियन इंडियंस जो हैं यहाँ पे रहते हैं, जो कि $40 to 50 बिलियन जो है, जो कि 2% कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडियाज़ जीडीपी का, जो रेमिटेंसेस हमारे यहाँ आते हैं। इंडिया जो है एज देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इंडिया जो है उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है 4 कंट्रीज़ का, नेमली ईरान, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई सिंस 2003 से है, और वो बहुत सारे इश्यूज़ में कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि काउंटर टेररिज्म हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एंटी पायरेसी। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पर्शियन गल्फ रीजन फॉर इंडिया। नाउ लेट्स कम टू गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो क्या है, एक एग्रीमेंट है जो कि 1981 में बनाया गया था। किन कंट्रीज़ के बीच में? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब एंड यूएई। तो ईरान, इराक इसमें नहीं है, बाकी पर्शियन गल्फ की सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ईरान, इराक इसमें नहीं है, बाकी पर्शियन गल्फ की सारी जो सराउंड करती है वो सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, और ये जो है वेरी, इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ये सारी जो है इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। सेक्रेटेरिएट कहाँ पे लोकेटेड है? रियाद, सऊदी अरेबिया में, और ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो दिस इज़ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। और ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो PT 365 इंटरनेशनल रिलेशन की सिंगल आई थी उसमें भी दिया हुआ है, तो आप एक बार उसमें भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसको पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमेशा मेंस में भी पूछा जाता है और हमेशा इशू में रहा है। ठीक है, तो अभी वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटेनर शिप है जिसको बोला गया है एवर गिवन। उसका नेम क्या है? एवर गिवन। ठीक है, उसका ये नेम दिया गया है, तो एवर गिवन नेम है। तो वो सुएज़ कैनाल को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, वो जो कि सुएज़ कैनाल जो है हमारा सबसे बिजिएस्ट मैरीटाइम ट्रेड कॉरिडोर है, उसको वो ब्लॉक कर रही है। ठीक है, तो सुएज़ कैनाल और उसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो सुएज़ कैनाल यहाँ पे सिचुएटेड है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ सुएज़ कैनाल, दिस इज़ रेड स्टार बना है। ठीक है, दिस इज़ रेड सी। ओके, ये पूरा रेड सी है। फिर उसके सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं? तो आप यहाँ पे देखिए, शर्म एल शेख, फिर जॉर्डन, ठीक है, अकाबा, इज़राइल यहाँ पे है। ठीक है, और फिर हाइफा, जेरूसलम यहाँ पे है। ठीक है, ये कंट्रीज, सीरिया यहाँ पे, इजिप्ट है। ठीक है, दिस इज़ इजिप्ट। तो दीज आर द कंट्रीज़ सराउंडिंग सुएज़ कैनाल। तो सुएज़ कैनाल जो है वो न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एवर गिवन जो एक वो क्या बोलते हैं शिप है, उसको ब्लॉक कर दिया है। तो सुएज़ कैनाल जो है 193 किलोमीटर लॉन्ग आर्टिफिशियल वाटरवे है, जो कि इजिप्ट में है। ठीक है, और वो किसको कनेक्ट करता है? आप यहाँ पे देखिए, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे है और रेड सी यहाँ पे है, तो इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। ये क्या करता है? डायरेक्ट शिपिंग बिटवीन यूरोप एंड एशिया के बारे में डायरेक्ट शिपिंग बताता है, और एलिमिनेट करता है कि अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से आप ना जाएँ। ठीक है, इट प्रोवाइड लिंक फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस, कार्गो और इन सब पे ईस्ट से वेस्ट में लिंक प्रोवाइड करता है, और 10% ऑल ग्लोबल ट्रेड जो है यहाँ से होता है। ठीक है, कैनाल जो है उसमें कोई लॉक्स नहीं है, इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर को भी ये ईजिली हैंडल करता है। ठीक है, अब देखते हैं सुएज़ वॉर 1956, ये क्यों न्यूज़ में था? तो सुएज़ वॉर जो है, इजिप्ट जो है 19th सेंचुरी में बैंकरप्ट हो गया था, क्योंकि वो ट्राई कर रहा था कि हम भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। बट इसके कारण क्या हुआ कि जब इजिप्ट बैंकरप्ट हो गया, तो इजिप्ट ने अपना जो कैनाल था उसकी शेयर होल्डिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस जो थी, ब्रिटेन की जो कंपनीज थी, उनको जो है शेयर होल्डिंग दे दी। तो 1875 में पूरा कैनाल जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर आ गया। कॉन्सिक्वेंटली इजिप्ट भी कॉलोनाइज़ कर लिया गया, ब्रिटिश ने कॉलोनाइज़ कर लिया इजिप्ट को। बट 1922 में इंडिपेंडेंस मिली इजिप्ट को, बट ब्रिटिश के कैनाल जो था वो ब्रिटिश के अंडर ही था। ठीक है, क्राइसिस बिगिन हुआ 1956 में, जब इजिप्ट ने नेशनलाइज़ किया कैनाल को, और फिर क्या हुआ कि इसराइल, जो सराउंडिंग कंट्री से इसराइल, ब्रिटिश और फ्रांस जो थी, वो धीरे धीरे इस चीज़ में इंटरफेयर करने लगी। ठीक है, तो ये क्राइसिस जो है, इन क्राइसिस के कारण जो है उस कैनाल को क्लोज़ कर दिया गया, और उसके बाद सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट के बीच में ये एंटेंगलमेंट शुरू हुआ। तो क्राइसिस एंड हुआ 1957 में, जब यूनाइटेड नेशन ने बोला कि यूनाइटेड नेशन ने पहली बार एक पीस कीपिंग मिशन भेजा, फोर्स भेजी इस एरिया में पीस लाने के लिए। तो इस आउटकम वॉज सीन इन ट्रायम्फ फॉर इजिप्टियन नेशनलिज्म। ठीक है, ये इसलिए था, बट इस लेगेसी अभी तक ये कोल्ड वॉर के जैसे कोल्ड वॉर के टाइम पे भी अंडर करंट इशू रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुएज़ वॉर 1956। ठीक है, दिस इज़ द सुएज़ कैनाल एंड सुएज़ वॉर। ठीक है, नाउ कम टू कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर
पैसिफिक पार्टनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट। TPP जो था आपको पता होगा, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो था वो एग्रीमेंट US और बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में था, बट US ने विड्रॉ कर दिया, तो इसका नेम क्या पड़ गया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो UK जो है अभी अनाउंस किया है कि वो ज्वाइन करेगा CPTPP, ठीक है। तो CPTPP क्या है, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसकी कंट्रीज़ के बीच, 11 कंट्रीज़ हैं एशिया पैसिफिक रीजन की, उनके बीच। तो 11 कंट्रीज़ आप ऐसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले कनाडा एंड मैक्सिको, USA को बीच में, USA को आप छोड़ दीजिए, नॉर्थ अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो कनाडा एंड मैक्सिको है, USA को छोड़ दीजिए। फिर आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो पेरू और चिली है, तो CMPC, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, CMPC, कनाडा, मैक्सिको, पेरू एंड चिली। फिर उसके बाद है ऊपर से आएंगे तो जापान, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा न्यूजीलैंड आता है हर ट्रीटी में, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड याद कर लीजिए, जनरली आता है। फिर जापान एंड वियतनाम याद कर लीजिए, एंड मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई, दीज आर द 11 कंट्रीज़ जो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। CPTPP जो था फॉर्मली उसको ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप बोलते हैं, बट US के विड्रॉल के बाद वो रिमेनिंग मेंबर्स ने उसका नेम CPTPP कर दिया, ठीक है, जो कि मैंने बताया था। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और इसमें क्या होता है, जो भी गुड्स और सर्विसेज इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेबर प्रोटेक्शन होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होते हैं, ये सब मार्केट एक्सेस कमिटमेंट होता है ट्रेड में। ये प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और लेबर राइट्स को भी इंक्लूड करता है अपने अंदर, तो ठीक है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, बट इन्वायरनमेंट और लेबर राइट्स को भी देखता है। बेनिफिट क्या क्या है, ये टैरिफ जो है वो रिमूव करेगा, ऑलमोस्ट 95% जो है गुड ट्रेड होते हैं बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़ जो भी इसके मेंबर हैं। रूल्स ऑफ ओरिजिन जो है उनसे उनका जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन क्राइटेरिया एक होता है कि आप किस कंट्री से कोई भी चीज़ ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जब PT 365 में पढ़ाया था, तब मैंने पढ़ाया था रूल्स ऑफ ओरिजिन भी, तो एक बार आप उसको जाके देख लीजिए अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन वो कंट्री का ओरिजिन हमको बताता है, कोई भी प्रोडक्ट उस कंट्री का ओरिजिन, तो जिस कंट्री से आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। फैसिलिटेट फ्री और क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो फ्री करता है, ठीक है। स्पेसिफिक रूल्स प्रोवाइड करता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हेल्प करने के लिए। सिंपल, इफेक्टिव, क्लियर एंड प्रोडक्टिव कस्टम प्रोसीजर्स होते हैं, और इन प्रेडिक्टिबिलिटी और बहुत सारे बैरियर्स को एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। नाउ लेट्स कम टू एक्सट्रेडिशन। तो एक्सट्रेडिशन अभी क्या है, UK गवर्नमेंट ने बोला है कि नीरव मोदी को नीरव मोदी को इंडिया भेजेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा नीरव मोदी वाला केस जो फ्रॉड के कारण अरेस्ट के लिए उनको बोला गया था, बट वो भाग गए थे यहाँ से इंडिया छोड़ के UK। तो 13,500 करोड़ बैंक लोन जो है फ्रॉड केस था। तो अभी नीरव मोदी जो है CBI जो है हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है वो नीरव मोदी को अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो इंडिया UK की जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है वो उसके कारण UK जो है नीरव मोदी को इंडिया एक्सट्रेडिट करेगा, ठीक है। तो एक्सट्रेडिशन का मतलब होता क्या है, एक्सट्रेडिशन का मतलब ये होता है कि कोई भी, जैसे किसी ने भी ऑफेंस किया है, ठीक है, लेट्स से किसी जो पर्सन है किसी ने भी क्रिमिनली वो किसी ने भी ऑफेंस किया है, तो उस क्रिमिनल को सरेंडर करना पड़ेगा कोई इस ट्रीटी के अंदर। एक्सट्रेडिशन एक ट्रीटी होती है जिसके अंदर उस क्रिमिनल को सरेंडर करेगी एक कंट्री जहाँ पे वो क्रिमिनल है, तो दूसरी कंट्री को जहाँ पे वो क्रिमिनल चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्टेड कंट्री और एक और होता है, वेट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा वो वर्ड नहीं याद आ रहा है। जो भी कंट्री रिक्वेस्ट करेगी वहाँ पे वो भेजेगा, और जो भी कंट्री वहाँ से भेजेगी उसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सट्रेडिशन मतलब यही होता है कि एक बार मैं आपको इंग्लिश में बताऊँ, सरेंडर ऑफ अलेज्ड क्रिमिनल यूजुअली अंडर ट्रीटी बाय वन अथॉरिटी टू द अनदर अथॉरिटी, ठीक है। जैसे हमने नीरव मोदी ने हमारे यहाँ फ्रॉड किया, बट वो भाग गए वहाँ, तो UK और इंडिया के बीच में एक्सट्रेडिशन पॉलिसी है, तो UK जो है वो हमको नीरव मोदी को सरेंडर कर देगा, उसी को हम बोलते हैं एक्सट्रेडिशन, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रेडिशन, ठीक है। एक्सट्रेडिशन एक्ट 1962 जो है वो इंडिया का लेजिस्लेटिव बेसिस है फॉर एक्सट्रेडिशन। व्हाट आर एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़, क्या क्या होती हैं, ये एक ट्रीटी होती है, एग्रीमेंट होता है और अरेंजमेंट होता है जो कि इंडिया और फॉरेन स्टेट के बीच में होता है कि जो भी फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स हैं उनको आप सरेंडर कर दो, ठीक है। और ये जनरली बाइंडिंग होता है। तो मोस्ट ऑफ देम सीम्स टू एम्बॉडी एटलीस्ट 5 प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल पे बेसिस होता है। एक्सट्रेडिशन तभी अप्लाई होगा जब वो उस ट्रीटी के अंदर मेंशन है, उसी ऑफेंसेस के लिए अप्लाई होगा जो भी उस ट्रीटी के अंदर मेंशन
कन्वेंशन है, और उसी ऑफेंसेस के लिए अप्लाई होगा जो नेशनल लॉज के अंदर हमारे ऑफेंसेस हैं, ठीक है। रिक्वेस्टेड कंट्री, जो हमारी कंट्री जैसे इंडिया रिक्वेस्टेड कंट्री है, वो सेटिस्फाई करेगी कि दैट इज़ ये एक प्राइमा फेसी है जो कि एक्यूज़ ने किया है। एक्स्ट्रेडिशन पर्सन जो है, एक्स्ट्रेडिटेड पर्सन जो है, वो सिर्फ उसी ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया जाएगा जो कि उसने किया है, एक्स्ट्रेडिशन जिसके लिए एक्स्ट्रेडिशन आपने रिक्वेस्ट की है, और ही मस्ट बी अकॉर्ड अ फेयर ट्रायल। नोडल अथॉरिटी कौन होती है एक्स्ट्रेडिशन की? कॉन्सुलर एंड पासपोर्ट वीज़ा डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होती है। हु कैन मेक अ रिक्वेस्ट? तो आपको बहुत अच्छे से पता होने से सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही मेड कर सकती है ये रिक्वेस्ट, ठीक है। एक्स्ट्रेडिशन जनरली नॉर्मल पब्लिक के मेंबर्स जो होते हैं उनमें उनकी रिक्वेस्ट में एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो करती है। इंडिया जो है वो किसी के साथ भी एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट साइन कर सकती है, किसी भी कंट्रीज़ के साथ, बट इंडिया जो है इन केस ऑफ अर्जेंसी इंडिया जो है वो बोल सकते हैं कि आप जो फ्यूजिटिव ऑफेंडर है उसको आप अरेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल्स हु रिटर्न टू इंडिया, जो भी इंडियन नेशनल्स जो हैं, हमारे जो इंडिया के नेशनल्स जो हैं वो वेस्ट और गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे उनको एक्स्ट्रेडिट नहीं किया जाता, बट अगर इंडिया लौटेंगे तो उसको इंडिया में प्रोसिक्यूट किया जाएगा। एक्स्ट्रेडिशन ऑफ इंडियन नेशनल टू द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ वेयर, ठीक है। तो इंडियन नेशनल्स को अदर कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ में एक्स्ट्रेडिट नहीं किया जाता वो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूएई, बल्गेरिया, कुवैत, पोलैंड, रशिया, टर्की, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान एंड वियतनाम। ऑल्सो इंडिया जो है कुछ कंट्रीज़ के जो मेंबर्स हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, उनको एक्स्ट्रेडिट नहीं करती इंडिया में, तो जैसे कि सऊदी अरेब हो गया, बहरीन हो गया, बेलारूस, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, मंगोलिया, नेपाल एंड तुनीशिया, ठीक है। बार्स टू एक्स्ट्रेडिशन, अगर कोई ट्रीटी नहीं है उसके लिए तो स्टेट जो है किसी भी पर्सन को एक्स्ट्रेडिट नहीं कर सकता। एक्स्ट्रेडिशन जो है जनरली उन्हीं क्राइम्स के लिए होगा जो ट्रीटी में मेंशन है। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल ऑफेंसेस और टेररिज्म और वायलेंट क्राइम्स एक्स्ट्रेडिशन के अंदर डेफिनेशन के अंदर नहीं आते हैं। वांट ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी, डुअल क्रिमिनलिटी का मतलब वही होता है कि आप जो दोनों कंट्रीज़ में वही जो भी उसने ऑफेंस किया है वो क्रिमिनल ऑफेंस हो, फॉरेन कंट्रीज़ में भी और इंडिया में भी। और प्रोसीजरल कंसिडरेशन, एक्स्ट्रेडिशन में बी डिनाइड व्हेन ड्यू प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड बाय द 1962 एक्ट इज़ नॉट फॉलो, ठीक है। तो ड्यू प्रोसीजर अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो एक्स्ट्रेडिशन जो है डिनाई किया जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसी, और ये क्यों न्यूज़ में था। नाउ लेट्स कम टू ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट। आई होप मैंने ये आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा, इंटरनेशनल रिलेशन में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो अभी यूए ने मीडिएट किया है कि इनडायरेक्टली वो नेगोशिएट करेगा यूएसए और ईरान से, ठीक है, फॉर रिवाइवल ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील, ठीक है। तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है? ईरान ने स्टार्ट किया था अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 1950 में, यूएसए ने उसको हेल्प किया था एटम ऑफ पीस इनिशिएटिव में। ईरान ने साइन किया एनपीटी 1968, ठीक है। बट क्या हुआ 2005 में ईरान ने जो आईएई ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उन्होंने देखा कि ईरान जो है वो एनपीटी ट्रीटी के साथ कंप्लाइंस नहीं कर रहा है, जिसके कारण यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पे सैंक्शन लगा दिए। आफ्टर ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन इन 2015 ईरान ने एग्री किया कि वो अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनको धीरे धीरे कम करेगा, ठीक है, क्योंकि वो सैंक्शन नहीं चाहता था अपने ऊपर, ठीक है। अब देखते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस क्या क्या होती हैं। तो कंसंट्रेशन जो है अभी यूरेनियम 235 एटम्स का इंक्रीज़ हुआ है, बिकॉज क्योंकि रिमूव किया गया है यूरेनियम 238, मीन्स इट कैन बी यूज फॉर न्यूक्लियर फ्यूल और बॉम्ब्स। तो यूरेनियम 235 जो है वो हम न्यूक्लियर फ्यूल और बॉम्ब के लिए यूज़ कर पाएंगे। आपको पता होगा यूरेनियम 235 जो है वो फिसाइल मटीरियल है, यूरेनियम 238 उतना फिसाइल मटीरियल नहीं है, तो यूरेनियम 235 को यूज़ कर सकते हो आप न्यूक्लियर बॉम्ब और फ्यूल बनाने में, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम कितना कंटेन करता है? 0.7% यूरेनियम 235, ठीक है। नेचुरल यूरेनियम 0.7% है। लो एनरिच्ड यूरेनियम जो है 5% है यूरेनियम 235 का। हाई एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो 20% है, एंड वेपन ग्रेड यूरेनियम जो है 90% यूरेनियम 235 है। ईरान जो है, ईरान का लिमिटेड है, कितना यूज़ करता है? 3.67% ऑफ यूरेनियम 235। तो लेट्स कम टू ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट। तो ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट को बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि अकॉर्ड है ईरान और P5+1 कंट्रीज़ में। P5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, ठीक है। यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, रशिया, और 1 कंट्रीज़ कौन सी है? जर्मनी एंड ईरान। हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है फॉरेन अफेयर्स की और सिक्योरिटी पॉलिसी की, ये इसका पार्ट है, और ये किससे एंडोर्स किया जाता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2231। अगर क्वेश्चन पूछता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2231 किससे रिलेटेड है, तो ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो ईरान की जो एबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन बनाने की उसको कट ऑफ करना है, और उसकी उसमें जो इकोनॉमिक सैंक्शन लग रहे हैं उनको रिवर्स करना है, ठीक है। टाइमलाइन ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो 2016 में ईरान ने स्टार्ट किया कंप्लाइंस टू जॉइंट
कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। 2017 में यूएस ने न्यू सैंक्शन इम्पोज कर दिए ईरान पे। सैंक्शन जो है जैसे कि काउंटर टेररिज्म, ह्यूमन राइट, यूएन रिपोर्ट हाईलाइटेड जैस आर्म एम्बार्गो जो है वायलेट किया गया है ईरान की तरफ से। फिर 2018 में इंस्टेक्स लॉन्च किया, जो कि यूके, फ्रांस, जर्मनी ने लॉन्च किया है कि जब यूएस ने सैंक्शन लगा दिया तो नॉन बार्टर, जो बार्टर सिस्टम की तरह, ठीक है, डॉलर में ना ट्रेड करके ईरान के साथ किसी और फंक्शन में ट्रेड करें, तो इसलिए ये लॉन्च किया गया। यूएस ने एंड किया सेकेंडरी सैंक्शन एग्जेम्पशन फॉर कंट्रीज़ की आप जो है कुछ कंट्रीज़ जो है ईरानियन ऑयल बाय कर सकती हैं। ईरान ने इंक्रीज़ करा यूरेनियम एनरिचमेंट टू 4.5। 2019 में यूएस ने अनाउंस किया कि वो विड्रॉ करेंगे इससे, और सैंक्शन फिर से रीइम्पोज किया गया ईरान पे। 2020 में अभी यूएस ने क्या किया, एक ईरानियन जो पर्सन था उसको उसको मार डाला। ईरानियन कैबिनेट ने फिर डिक्लेयर किया कि वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के साथ नॉन एडेरेंस करेंगे। तो ठीक है, तो दिस इज़ द टाइमलाइन ऑफ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एंड ईरान न्यूक्लियर डील। नाउ लेट्स कम टू न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट ने अभी एक्सटेंड कर दिया है ये इसका न्यू स्टार्ट ट्रीटी, किसके लिए, रशिया के साथ 5 ईयर्स के लिए। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो 3 फेजेस में हुई थी। स्ट्रैटेजिक पहली थी सॉल्ट 1, जो कि एक्सपायर्ड हो गई 1972 से 1977 तक थी। फिर स्टार्ट 2 थी, एक्सपायर्ड हुई 1994 में, 2009 तक थी। फिर सॉर्ट बनी, सॉर्ट को ही मॉस्को ट्रीटी बोला जाता है, उसको फिर से सॉर्ट को रिप्लेस किया गया स्टार्ट से ही 2003 से 2011 तक। तो अभी उन्होंने रिसेंटली 5 ईयर्स के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, एक लास्ट रिमेनिंग आर्म रिडक्शन ट्रीटी है बिटवीन द यूएस एंड रशिया। ये ट्रीटी इफेक्ट हुई 2011 में। ये क्या करती है, यूएस और रशिया जो है वो 1550 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड जो है उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, सिर्फ उतने तक बना सकते हैं। और इम्पोज किया कि लैंड और सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स जो है उनको वो डिलीवर नहीं कर सकते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ट्रीटी जो है डिटेल प्रोसीजर बताती है फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ ये ऑफेंसिव आर्म्स। ठीक है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है रिप्लेस हुई 1991 स्टार्ट 1 में। ठीक है, जो कि मैंने ऊपर बताया दिसंबर 2019 में 9 में एक्सपायर्ड हुई। फिर वो सुपरसीडेड हुई सॉर्ट से, और सॉर्ट जो है फिर टर्मिनेट की गई जब न्यू स्टार्ट ट्रीटी फोर्स में आई। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड न्यू स्टार्ट ट्रीटी। और न्यू स्टार्ट ट्रीटी किसके किसके बीच में, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, तो यूएसए एंड रशिया के बीच में है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इंडिया के कंट्रोलर, ये न्यूज़ में क्यों है कि इंडिया के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है वो अपॉइंट हुए हैं एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। तो मोर ऑन न्यूज़ में क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज़ जो है OPCW की सेलेक्ट किया है उन्होंने कैग को एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर 3 ईयर्स के लिए। 2021 से स्टार्ट हो रहा है। इंडिया का कैग जो है ये पहली बार ऐसा पोजीशन ले लिया है, ये हो चुका है, पहले भी हो चुका है। तो कैग जो है अब पहले एक्सटर्नल ऑडिटर था OPCW का 1997 से 2003 तक। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया कैग जो है ये फर्स्ट टाइम बना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कैग जो है ये फर्स्ट टाइम नहीं बना है, पहले भी मेंबर रह चुका है। फिर हम देखते हैं ऑडिट ऑफ अदर ग्लोबल बॉडीज़ बाय कैग। तो कैग जो है एक्सटर्नल ऑडिटर किसका किसका है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, इंटर पार्लियामेंट्री और यूनियन का। कैग जो है चेयर करते हैं यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर भी। एंड कैग जो है मेंबर है गवर्निंग बोर्ड के ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इनके भी मेंबर है। इंडिया का रिलेशन क्या क्या है OPCW के साथ, तो इंडिया जो है सिग्नेटरी है केमिकल वेपन कन्वेंशन का, जो कि और मेंबर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ OPCW का। ठीक है, इंडिया जो है एनेक्ट किया केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000, उसके अंदर उन्होंने नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन बनाई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो OPCW में आ जाते हैं कि ये क्या है, ये किसने इस्टेब्लिश किया था, इस्टेब्लिश बाय द केमिकल वेपन कन्वेंशन इन 1997। ठीक है, 1997 में केमिकल वेपन कन्वेंशन के द्वारा ये इस्टेब्लिश हुआ। तो सबसे बड़ा फैक्ट हो गया कि केमिकल वेपन कन्वेंशन के द्वारा ही ये इस्टेब्लिश हुआ। फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं OPCW का। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, टेक्निकल सेक्रेटेरिएट होती है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज़ होती है। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या होता है, 41 OPCW मेंबर स्टेट होते हैं, जो कि इलेक्ट कौन करता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज़ इलेक्ट करती है, और वो रोटेट कितने साल में होती है, 2 साल में एवरी ईयर रोटेट होती है। टेक्निकल सेक्रेटेरिएट क्या है, ये इट इज़ चार्ज विद वेरिंग स्टेट कंप्लाइंस विद द कन्वेंशन, कि जो भी स्टेट है वो कन्वेंशन के साथ कंप्लाइंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज़ जो होती है ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ये ऑथराइज्ड है टू परफॉर्म इंस्पेक्शन, की जो भी हमारी कंट्रीज़ है इसकी
वो इस कन्वेंशन के साथ कंप्लाइंस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये परफॉर्म करता है कि साइट्स को टेस्ट करता है, विक्टिम्स जो भी केमिकल वेपन अटैक कर रहे हैं उनको टेस्ट करता है। OPCW इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम भी इस्टेब्लिश हुई 2018 में। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर आइडेंटिफाइंग जो केमिकल वेपन को यूज़ कर रहे हैं सीरियन अरब रिपब्लिक में। ठीक है, रिसेंटली IIT ने रिलीज़ की है सेकेंड रिपोर्ट। उन्होंने कंक्लूड किया है कि यूनिट ऑफ सीरियन अरब एयर फोर्स यूज्ड केमिकल वेपन इन सीरिया इन 2018 में उन्होंने केमिकल वेपन यूज़ किया है। OPCW जो है ये यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं आती, बट यूनाइटेड नेशन के साथ वर्क ज़रूर करती है। तो बाय द 2001 रिलेशनशिप एग्रीमेंट बिटवीन OPCW एंड यूनाइटेड नेशन, तो OPCW रिपोर्ट्स ऑन द इंस्पेक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ टू UN को रिपोर्ट करती है थ्रू UN सेक्रेटरी जनरल। अब देखते हैं व्हाट आर द मैंडेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट आर द मैंडेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। तो ये सारे एग्जिस्टिंग केमिकल वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा स्टेट पार्टीज़ जो केमिकल थ्रेट से जूझ रही हैं। फॉस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, स्ट्रेंथन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन, और केमिकल इंडस्ट्री को मॉनिटर करेगा और न्यू वेपन्स जो हैं उनको एमर्ज करने से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये क्या है? कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन ऑन देयर डिस्ट्रक्शन 1993, जो कि कब अडॉप्ट हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में अडॉप्ट हुआ था 1992 में। ये एंटर कब हुआ था? 1997 में। ये क्या करता है? एलिमिनेट करता है सारे कैटेगरी के वेपन जो कि मास डिस्ट्रक्शन करते हैं, उनको प्रोहिबिट करता है, उनके डेवलपमेंट को बंद करता है, प्रोडक्शन को प्रोहिबिट करता है, स्टॉक पाइलिंग, रिटेंशन और यूज़ ऑफ केमिकल वेपन जो भी स्टेट पार्टीज यूज़ करती हैं उन सबको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, इसके अंदर एक यूनिक फीचर्स है जिसको बोलते हैं चैलेंज इंस्पेक्शन। यहाँ पे क्या है कि स्टेट पार्टी अगर किसी भी स्टेट पार्टी के ऊपर डाउट कर रही है तो वो सरप्राइज इंस्पेक्शन कर सकती है, और वो स्टेट पार्टी जिसके अंदर वो जिसको डाउट कर रही है वो उसको मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें बोला गया है कि स्टेट पार्टीज़ जो है वो खुद प्रोवाइड करती हैं कि आप कभी भी एनीवेयर एनी टाइम इंस्पेक्ट कर सकते हो विथ नो राइट टू रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड केमिकल वेपन कन्वेंशन। नाउ लेट्स कम टू इंटरनेशनल एफर्ट एट केमिकल डिसआर्मामेंट। तो स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट जो है 1675 का, ये फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि केमिकल वेपन को लिमिट करने के लिए बनाया गया था। ये किसके किसके बीच में है? फ्रांस और जर्मनी ने किसको पॉइजन्स जो बुलेट्स होती हैं उनको प्रोहिबिट करने के लिए ये बनाया गया था एग्रीमेंट। ठीक है, फिर ब्रसेल्स कन्वेंशन ऑन लॉ एंड कस्टम ऑफ वॉर 1874 का एग्रीमेंट है जो कि पॉइजन और पॉइजन वेपन को पूरी तरह प्रिवेंट करता है, और यूज़ ऑफ आर्म्स प्रोजेक्टाइल मटेरियल जो कि अननेसेसरी सफरिंग इंक्रीज़ करते हैं अपने कम्युनिटी में, तो उनको भी बंद करता है। एग्रीमेंट जो है अभी तक फोर्स में नहीं आया है, नेवर कम इनटू फोर्स। हेग कन्वेंशन 1899, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस जो है हेग पीस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे आया था। यहाँ पे क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है, जो इसकी पार्टीज़ हैं, एग्री टू जो प्रोजेक्टाइल्स और डिफ्यूजन ऑफ ऐसी फिसैक्टिंग और जो गैसेस होती हैं उन सबको ये क्या करेगा? मना करेगा यूज़ करने से। ठीक है, फिर आते हैं प्रोटोकॉल फॉर प्रोहिबिशन ऑफ यूज़ ऑफ ऐसी फिसैक्टिंग, पॉइजनस एंड अदर गैसेस एंड बैक्टीरियोलॉजिकल मेथड्स ऑफ वॉरफेयर 1925, जिसको जेनेवा प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ये जनरली साइन किया गया था पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 में। ठीक है, हाउएवर ये क्या करता है कि ये प्रोहिबिट नहीं करता कि आप डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और प्रोसेशन नहीं कर सकते केमिकल वेपन का। आप ये सब कर सकते हो बट उस केमिकल वेपन का यूज़ नहीं कर सकते। ये सिर्फ यूज़ को बैन करता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन में इन वॉर में। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल एफर्ट। नाउ कम टू अदर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स इन न्यूज़। सो साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सेसेक, ये भी मैंने पढ़ाया आपको इंटरनेशनल रिलेशन में। तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर जो है एशियन डेवलपमेंट को इन्वाइट किया है कि वो जो है सेसेक का जो हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट है, वो इंडिया में सेटअप करें। सेसेक क्या है? ये जो है 2001 में फॉर्म हुई थी, जिसमें 7 कंट्रीज़ आती हैं। तो सबसे पहले 7 कंट्रीज़ को अगर मैं आपको निमोनिक्स बनाऊँ तो BBIN एंड MSM। ठीक है, तो BBIN MSM से याद कर लीजिए। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, एंड MSM से मालदीव्स, श्रीलंका एंड म्यांमार। ठीक है, तो दिस इज़ द सम निमोनिक्स। आई होप इट विल हेल्प यू टू लर्न द कंट्रीज़। इसका एम क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ाना है। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाना है। तो ये इसका कॉमन विजन है, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है साउथ एशिया रीजन में। और ADB जो है इसका सेक्रेटेरिएट सर्व करता है। ठीक है, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का सेक्रेटेरिएट कौन सर्व करता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ये क्या है? एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो भी वर्नरेबिलिटीज़,
इकोनॉमिक वर्नेबिलिटीज़ फेस कर रही हैं एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट UNCED के टाइप के, ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट, ठीक है, रियो डे जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। रिकग्निशन कब हुआ? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजेंडा 21। तो 3 जोग्राफिकल रीजन्स इसके अंदर आते हैं, कैरिबियन, द पैसिफिक कैरेबियन एक रीजन आता है, फिर पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस आते हैं, मेडिटेरेनियन एंड साउथ चाइना सी आता है। तो दीज आर द 3 रीजन्स जो कि जोग्राफिकल रीजन्स जो है इसके अंदर आते हैं। नाउ कम टू यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इंडिया की ओरिजिन प्रीति सिन्हा जो है एज एन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है इसकी। तो ये क्या है? ये प्रोवाइड करता है पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस वर्क, जो भी पुअर कंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड की सबसे लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको। ये इस्टेब्लिश किसने किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1966 में किया था। इसका मैंडेट क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, एसेस डेवलपिंग कंट्रीज़ उनको असिस्ट करता है कि वो अपना खुद का जो इकोनॉमिक्स है उसको डेवलप करें बाय सप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग सोर्सेज ऑफ कैपिटल, ठीक है। मैंडेट क्या है? मॉडिफाई किया गया 1973 में, टू सर्व फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो भी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंट्रीज़ हैं उनको सेटअप करें, बट नॉट एक्सक्लूसिवली द LDCs, ठीक है। फिर आते हैं सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है? इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च किस पे डेडिकेटेड है कि वो रिसर्च करे कॉन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट में। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1966 में हुई थी। ये प्रोवाइड करती है डेटा एनालिसिस और रिकमेंडेशंस, ठीक है, ओपन सोर्स पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर्स को और इन सबको। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, इंडिया का इंपोर्ट आर्म्स जो है वो डिक्रीज हुआ है 33% बाई 2011-15 टू 2016-20। इंडिया जो है टॉप 3 आर्म सप्लायर्स में से है ड्यूरिंग 2016 टू 2020 व रशिया, फ्रांस एंड इजराइल, ठीक है। रशिया जो है मोस्ट अफेक्टेड सप्लायर है एंड ऑल्दो इंडिया जो है इंपोर्ट करता है US आर्म्स ऑल्सो। जो इंडिया जो है US के साथ जो आर्म डील है और जिसमें आर्म इंपोर्ट करता है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है। 5 लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर जो हैं हमारे यहाँ US है, रशिया है, फ्रांस, जर्मनी, चाइना है। वाइल टॉप इंपोर्टर्स कौन कौन से हैं? सऊदी अरब, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलियन एंड चाइना, ठीक है। दिस इज़ द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाउ लेट्स कम टू हाउथी रिबेल ग्रुप। तो यूनाइटेड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी नोटिफाई किया है कि वो जो है हाउथी रिबेल्स ग्रुप है उनको जो है एक टेररिस्ट लिस्ट में डाला था, ठीक है, टेररिस्ट लिस्ट में डाला था, बट उसको जो है अभी वो रिमूव करने की बात कर रहे हैं कि वो जो है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। उनको वहाँ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से रिमूव करेंगे। ये उनको क्या हेल्प करेगा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स इनको बहुत सारे चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो हाउथी रिबेल्स देख लेते हैं वो कहाँ गए हैं। तो हाउथी रिबेल्स जो हैं वो येमेन रीजन के हैं, जो कि सादा एक प्रोविंस है वहाँ का, जो कि सऊदी अरेबिया को बॉर्डर करता है, तो वहाँ के हैं। ये जो है कंसिडर इज बैक्ड बाय ईरान एंड हैविंग बीन फाइटिंग अ कॉम्प्लेक्स वॉर विथ येमेनी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो है जनरली ईरानियन इनको बोला जाता है, बट ये येमेनीज जो गवर्नमेंट है उनके साथ हमेशा वॉर में रहते हैं। सऊदी अरेबिया एंड अदर सुन्नी अरब स्टेट जो है अर्लियर बिगन एन एयर कैंपेन फॉर डिफीटिंग द हाउथीज। तो इन सब ने इन्होंने डिफीट करने के लिए हाउथीज के लिए एक एयर कैंपेन बिगिन किया था, ठीक है। तो हाउथी रिबेल कहाँ के हैं? येमेन के हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है आई थिंक। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अभी क्लेम किया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो चाइनीज़ हैकर ग्रुप है वो हमारे पावर सेंटर्स को टारगेट कर रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने बोला है कि अभी तक कोई डेटा ब्रीच नहीं हुआ है, बट ये देखा गया है कि ये जो ग्रुप्स हैं हमारे जो गवर्नमेंट साइबर एजेंसीज हैं उनको क्या कर रही हैं, उनमें ये इंटरफेयर कर रही हैं। तो नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जो है इन्होंने वार्न किया है कि ये एक थ्रेट है जो कि मालवेयर से है, जिसको बोला जाता है शैडो पैड। तो शैडो पैड किससे रिलेटेड? शैडो पैड है क्या? वो क्या है? मालवेयर है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और रीसेंट रिपोर्ट न्यूयॉर्क से भी आई है कि रेड इको जो है हैकर ग्रुप है जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अभी टारगेट किया है इंडियाज़ क्रिटिकल पावर ग्रिड को थ्रू शैडो पैड मालवेयर, ठीक है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि अगर हमारे वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे कि फिजिकल, फाइनेंशियल, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारे इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल केमिकल, डैम्स, इमरजेंसी सर्विसेज, पावर, एनर्जी, banking and financial services, government facilities, healthcare, these are considered as a part of critical infrastructure of the country, ठीक है।
तो थ्रेट्स टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नेचुरल थ्रेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक और ये सब होते हैं। ह्यूमन कॉस्ट कौन कौन से होते हैं? टेररिज्म, रेटिंग, ठीक है, बॉम्बिंग, फाइनेंशियल क्राइम्स, इकोनॉमिक एस्पॉइनेज, ठीक है, एक्सीडेंटल और टेक्निकल, इंफ्रास्ट्रक्चर हजार्डियस मटेरियल फेलर एंड एक्सीडेंट्स, पावर ग्रिड फेलर्स, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, ये सब होते हैं एक्सीडेंटल एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी इन्फॉर्म किया है कि साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम जो है वो रोल आउट किया जाएगा फॉर साइबर हाइजीन प्रमोशन के लिए, जहाँ पे बहुत सारे सिटीजन्स को एक साथ लाया जाएगा कि वो साइबर क्राइम से फाइट कर सकें, उसके अगेंस्ट फाइट कर सकें। स्टेट और यूटी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, उनको भी बोला जाएगा कि वो जो भी साइबर क्राइम है उनको कर्व कर सकें। साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम जो है वो एनविसेस्ड किसने किया है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और नोडल पॉइंट है नेशनल लेवल का, जो कि साइबर क्राइम के अगेंस्ट फाइट करता है। ये एकेडमियाज, इंडस्ट्री, पब्लिक, गवर्नमेंट को एक साथ लाता है कि प्रिवेंट करो, डिटेक्ट करो, इन्वेस्टिगेट करो साइबर क्राइम का, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन इन इंडिया। इन 2014 इंडिया ने इस्टेब्लिश किया नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, किसको रेगुलेट करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए? नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किस एक्ट के अंदर डिफाइंड है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर डिफाइंड है। ये क्या है? वाइटल कंप्यूटर रिसोर्सेज दैट अगर इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को थ्रेट कर सकते हैं, ठीक है, बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टीपल सेक्टर सच एज पावर हो गई, यूटिलिटीज़, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड ये हो गई अकॉर्डिंग टू द NCPIIC, ठीक है। फिर आते हैं सर्टिन क्या है? नेशनल नोडल एजेंसी है फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर क्या है? अंडर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेट्स के अंदर आता है, जो कि डिफरेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करता है रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी मैटर्स। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो जनरेट करता है नेसेसरी सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। अ न्यू डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। गाइडलाइंस इशू की गई हैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए रिगार्डिंग देयर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सिक्योरिंग एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्लाइंस। एंड साइबर स्वच्छता केंद्र जो है अभी सेटअप किया है, हैज़ बीन लॉन्च, किसके लिए? डिटेक्शन, किसके डिटेक्शन के लिए? मैलिशियस प्रोग्राम जो होते हैं उनको डिटेक्शन के लिए और उनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन इन इंडिया। नाउ कम टू इंटरनेशनल रिलेशन ऑन मैप। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो ब्लैक सी से शुरू करते हैं। तो रशिया ने अभी बीफ्ड अब वॉरशिप प्रेजेंस इन ब्लैक सी, ठीक है। अर्मेनिया में क्या है न्यूज़ में? यूएस ने अभी रिकग्नाइज किया है 1915 किलिंग ऑफ अर्मेनियंस बाय ओटोमन फोर्सेस ऑफ एज जीनोसाइड, तो यूएस ने रिकग्नाइज कर लिया है। एक्सरसाइज ला पेरोसो, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए किसके किसके बीच में? इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट के अंदर। रेड सी क्या है? ईरानियन शिप ने अभी अटैक किया है रेड सी में। कज़न जो एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है। चाइना में बिगेस्ट सैंडस्टॉर्म आया है अभी बेजिंग में, जो कि गोबी डेजर्ट में आया है, गोबी डेजर्ट से आया है, हैवी विंड ब्लोइंग है। ह्यूमन राइट्स जो वॉच ने अपील किया है यूएन से कि आप इन्वेस्टिगेट करो क्राइम जो जिंगजियांग प्रोविंस में हो रहे हैं। साउथ कोरिया में क्या है? इंडिया और साउथ कोरिया ने अभी जॉइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मिलिट्री हार्डवेयर लॉन्च किया है। एनहांस इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड बूस्ट कॉपरेशन इन साइबर एंड स्पेस डोमेन्स। लाओस में क्या है? प्लान ऑफ जार्स जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि न्यूज़ में है, ठीक है। प्लेन ऑफ जार्स कहाँ पे है? लाओस में है, ठीक है। फिर आते हैं पर्शियन गल्फ। ईरान और यूएस वॉरशिप इंगेज्ड इन टेंस एनकाउंटर, ठीक है। ये एनकाउंटर में वो है स्वेज कनाल ब्लॉकेड, ब्लॉक हुआ है, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ रेड सी एरिया, ठीक है। येमेन में क्या है? येमेन हैज़ बीन इन स्टेट ऑफ सिविल वॉर हमेशा सिंस 2014 से ही येमेन स्टेट वॉर में रहा है। सिचेल्स में इंडिया और सीएचएलएस ने हाई लेवल वर्चुअल इवेंट हेल्ड किया है। साउथ अफ्रीका में एक वाइल्ड फायर हुआ है, कहाँ पे? टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में। तो टेबल माउंटेन नेशनल पार्क कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में, ये पता होना चाहिए। ईस्ट तैमूर में ट्रॉपिकल साइक्लोन सेरोजा जो है हिट किया है ईस्ट तैमूर को। लक्षद्वीप आइलैंड में यूएस नेवी ने अभी अंडर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन में इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर किया है नियर लक्षद्वीप, बिना इंडिया के प्रायर कंसेंट के उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आया है, ठीक है। फ्रेंच पोलिनेशिया रिपोर्ट अबाउट न्यूक्लियर टेस्ट बाय फ्रेंच, ठीक है, अफेक्टिंग पीपल इन फ्रेंच पोलिनेशिया। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल जो है ये 3 किलोमीटर अवे लोकेटेड है फ्रॉम चाइना ब्लॉकेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी, जिसको बोलते हैं पोर्ट सिटी, ठीक है, बीइंग बिल्ट ऑन रिक्लेम्ड लैंड ऑन कोलंबो सी फ्रंट।
इक्वाडोर में संगे वॉल्केनो जो है इक्वाडोर में अभी एरप्ट हुआ है। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडिन्स एक्सप्लोसिव जो है अभी ला सोफेरिया वॉल्केनो जो है एक्सप्लोज हुआ है, जो कि कहाँ पे है, कैरिबियन आइलैंड्स में है। फिर वज्र प्रहार इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक्सरसाइज है। सहल रीजन जो है फ्रांस का, ये जो सहल रीजन है फ्रांस ने अभी क्या किया है, सहल रीजन में एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस बनाया है। नॉर्थ सी जो है डेनमार्क जो है बिल्ड कर रहा है एक आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड इन नॉर्थ सी। और टर्की जो है ये साल्डा लेक जो है कहाँ पे है, टर्की में, जो कि डिस्टेंट प्लैनेट्स के साइन को एंशिएंट लाइफ जो है उसको साइन को बताता है। तो साल्डा लेक कहाँ पे है, टर्की में। तो कुछ ये इंटरनेशनल रिलेशन ऑन मैप है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। मैं फिर इकोनॉमी स्टार्ट करूँगी। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।